नमस्कार, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी को धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और साथ ही कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर मनीष मिश्रा जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का अंशी बनाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपनी बात डॉक्टर रामदरस मिश्र जी पर कहूंगी। उनके व्यक्तित्व और उनके उपन्यासों पर मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं रामदरस मिश्र जी का, हालांकि ऐसा शायद ही ऐसा कोई होगा जो कि रामदरस मिश्र जी को नहीं जानता होगा। आज के दौर पे सबसे सीनियर के रूप में ऐसा मुझे लगता है कि सबसे सीनियर जो साहित्यकार हमारे बीच हैं वो है रामदरस मिश्र जी। फिर भी उनका एक विस्तार रूप से मैं उनका जीवन परिचय यहाँ पर देना चाहूंगी। स्वतंत्र उत्तर हिंदी साहित्य को जिन लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से संवारा है, उनमें डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। वे बड़े कवि, कथाकार एवं सहृदय समीक्षक हैं। उनके लेखन में सहजता और असाधारण गहराई है। इसी प्रकार इनका व्यक्तित्व भी सरल और सहज है, जो उनको विशिष्ट बनाता है। आधुनिक हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध करने वाले रचनाकारों में डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का शीर्ष स्थान है। उन्होंने जिन अनेक विधाओं में साहित्य सर्जना की है, उनमें उपन्यास, कहानी, काव्य, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा आदि प्रमुख हैं। रामदरस मिश्र जी के यदि हम परिवार की बात करें और उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 15 अगस्त आजादी के समय पर ही उनका जन्म हुआ था, 15 अगस्त सन 1924 को गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के कारण बचपन से ही उन्हें अभाव का सामना करना पड़ा है। मिश्र जी की मां का नाम कवलपाती और पिता का नाम रामचंद्र मिश्र था। मिश्र जी की मां धार्मिक प्रवृत्ति की कर्मठ महिला थी। लोक संगीत में निपुण, गृह काज में कुशल तथा सेवा भावी वृत्ति के कारण गांव में उनकी बहुत इज्जत होती थी। मां के बारे में मिश्र जी का यह विचार है कि उन्होंने एक और कर्म, स्वाभिमान, अपने संघर्ष से घर को शक्ति दी, गौरव दिया। वहीं दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व के सांस्कृतिक आयाम द्वारा गांव की औरतों का नेतृत्व किया। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पर्व त्योहार हो, हर जगह उन्होंने नेतृत्व किया। वो बहुत अच्छा गाती थी। उन्हें सांस्कृतिक अनुष्ठानों के विविध विधानों का ज्ञान था। लोक कथाओं की भी वे ज्ञाता थी। मिश्र जी के पिताजी रामचंद्र मिश्र अपने पिता के एक लौते पुत्र थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमना फिरना, मेले ठेले करना, सगे संबंधियों में रंगना, बारात जाना, चौताल और रामायण गाना उनकी दिनचर्या थी। शादी के बाद भी वे जिम्मेदारी के प्रति बहुत ज्यादा उन्मुख नहीं हुए थे। मिश्र जी के बाबा शक्तिशाली और लठित थे। लोग उनके प्रताप से थर्राते थे, लेकिन वे बहादुर थे, कायर या दुष्ट नहीं। उनकी उदारता भी उनके पौरुष की जग जाहिर थी। वे बहुत से यात्रा वर्णन, कहानियां, गप्पे सुनाया करते थे। वे अव्वल दर्जे के साहसी पुरुष में उनका नाम गिना जाता था। ग्रामीण सुलभ सहजता उनमें थी और वे अत्यंत भोले भाले थे। यहाँ तक कि वे आसानी से, मतलब शरीर से, बाकी सारी चीजों से तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन हृदय से बहुत ज्यादा वो कमजोर थे। कमजोर मतलब इमोशनल थे, भावुक व्यक्ति थे। भावुकता तो इतनी थी कि वे किसी के भी द्वारा ठगे जाते थे। अपने पूर्वजों की काफी खेती बाड़ी उन्हें विरासत में मिली थी, पर उनकी कुछ वृत्तियों के कारण कुछ खेत बंधक भी रखे जा चुके थे। इन्हीं कारणों से उन पर कर्ज का काफी बोझ बढ़ गया था। पिताजी के बारे में रामदरस मिश्र जी स्वयं कहते हैं कि चाहे कहीं आग लगी हो, चाहे कोई पानी में डूब रहा हो, चाहे कोई मरा हो, चाहे कोई बीमार हो, पिताजी सबसे पहले पहुंच जाते थे।
और अपने भले बुरे का ख्याल किए बिना दर्द में शरीक हो जाते थे। मिश्र जी के पिताजी अकेले और अभावग्रस्त होने के कारण दब्बू हो गए थे। उनके इसी अकर्मठ सैलानी और दब्बू स्वभाव से मां चिढ़ती थी। पिताजी के समय तक घर की दशा अच्छी न थी। अभाव के कारण न तो पढ़ाई अच्छी तरह से हो पा रही थी, न आत्मविश्वास ही आ पा रहा था। मिश्र जी के बड़े भाई का नाम राम अवध मिश्र है। अपने घर को गरीबी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। मेधावी छात्र होने पर भी मिडिल पास करने के बाद उन्हें नौकरी करनी पड़ी। उन्हीं के परिश्रम के बल पर ही घर आर्थिक अभाव से मुक्त हो पाया। वे सदैव सादगी से धरातल पर चलते रहे और अपने भाई बहनों के भविष्य को सुनिश्चित करने की जवाबदारी स्वयं कर ली। सबको नियंत्रित रखा, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं ये सभी पिता के समान शान शौकत गाने बजाने के शिकार न हो जाए। घर में उनका काफी रोब-दाब था। मिश्र जी के मझले भाई राम नवल मिश्र जी बड़े भाई से छिपकर गाते बजाते रहे, घूमते रहे, मेले भी देखते रहे। इस तरह पिता के संस्कार बड़े भाई की सतर्कता के बावजूद उनमें थोड़ा बहुत आ गया। मिश्र जी बड़े भाई की तुलना में से अधिक प्रभावित रहे, क्योंकि उन्होंने परिवार को गरीबी के दलदल से मुक्त कराया। बड़े भाई की तुलना में मझले भाई श्री राम नवल मिश्र ज्यादा रंगीन तबीयत कहे और लापरवाह भी कह सकते हैं थे। वे हमेशा शौक श्रृंगार में लिप्त रहे, इसलिए इन्हें प्रायः बड़े भाई की फटकार सुननी पड़ती थी। मझले भाई की तुलना में रामदर्श मिश्र उन सभी में तेज थे पढ़ने में, उनसे अधिक संतुलित और संयत थे। शौक श्रृंगार में भी उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए भाई के कोप भाजन का जो शिकार था वो अधिकतर उनके बड़े भाई बनते थे। बड़े भाई की तुलना में मझले भाई ज्यादा रंगीन तबीयत और लापरवाह के भी थे, इसलिए उन्हें बड़े भाई से कई बार टकराना भी पड़ जाता था बात बात में। मिश्र जी को भाइयों से असीम प्यार मिला। उन्हीं के प्रयास से उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई और जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि मिश्र जी के बड़े भाई स्वयं काव्य रसिक न होने पर भी मिश्र जी की कविताओं के बड़े बड़े चाव से सुनते सुनवाते थे और उन्हें प्रेरित भी करते थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कवि और कथाकार के संस्कार मिश्र जी ने माँ और पिता से प्राप्त किए और उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने का काम भाई साहब ने किया। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में रामदरस मिश्र जी का भरा पूरा परिवार है। उनके कुल 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 3 लड़के। बड़े पुत्र का नाम हेमंत मिश्र है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी रहे हैं। वे फिल्म और ड्रामा के अभिनेता हैं। अंजलि तिवारी उनकी बड़ी पुत्री, वे एमए पीएचडी हैं। रेणु के साहित्य पर उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। दूसरे लड़के शशांक मिश्र है, जिन्होंने बीकॉम करके रफीद नाट्य संस्थान से अभिनय का कोर्स पूरा किया और बास्केटबॉल के अच्छी खिलाड़ी भी हैं। सबसे छोटी संतान डॉक्टर स्मिता है, जो इस समय दिल्ली के खालसा विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका है। वे भी बास्केटबॉल की स्टेट प्लेयर रही हैं। मिश्र जी का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुखमय है। उन्हें ऐसी पत्नी मिली जो कर्मठ और मानवीय संवेदना से युक्त है, जिसके नाते वे निश्चिंत होकर इतना कुछ लिख पढ़ सके और उनके मन में निरंतर स्नेह एवं संवेदना का भराव अनुभव होता रहा। वे अपने परिवार को जो एक देसी संस्कार देना चाहते थे, वे उसे देने में सफल है। यानी उनके बच्चे महानगर में रहते हुए भी आधुनिकतावाद की गफलत में नहीं फंसे और उनके परिवार में आधुनिकता का अकेलापन या अजनबीपन ऐसी चीजें नहीं है, एक अपनापन है। मिश्र जी का बाह्य जीवन जितना सीधा साधा एवं भोला भाला है, उतना ही मन निर्मल और पवित्र है। मन में कोई भ्रांति नहीं, कोई अहंमयता नहीं का भाव नहीं है। वे दूसरों से बड़ी सहृदयता के साथ मिलते हैं
किसी भी साहित्यिक रचना की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, युवकों को वे अनेक प्रकार से प्रोत्साहन देते हैं। मिश्र जी स्वभाव से अत्यंत भावुक और संकोची है। बचपन में ही भावुकता उनमें विद्यमान है। भावुकता ने उन्हें जहां थोड़ी सी बात में आहत हो उठने की कमजोरी दी है, वही उसने जीवन का रस भी दिया है। अभाव से भरे उनके बचपन में इतना उल्लास, इतनी उदामता कहाँ से आई? उन्हें लगता है उनकी भावुकता ने ही दी है। प्रकृति के सौंदर्य का रस यही ग्रहण करती थी। अपने भीतर बहुत कुछ जानना चाहते थे। शायद एक कविता बचपन से ही उनके भीतर थी, जो भावुकता का ही परिणाम परिणाम थी। वह कई बार फूटने फूटने को हुई, लेकिन फूटी नहीं। भीतर ही भीतर गूंजती रही और फूटी जब दर्जा 6 में आई। उनकी खास विशेषता है कि भीड़ भाड़ में, सभा सोसाइटी में, मंच पर अपनी शक्ति का परिचय नहीं दे पाते। अकेले में निश्चिंत बैठकर सोचते हैं तो उनके भीतर की शक्ति उनसे संवाद करती है, और तब वे सोचते हैं कि भीड़ में पूछे गए प्रश्न का यदि यह उत्तर दिया होता तो कितना अच्छा रहा होता। लेकिन अवसर चूकने पर पछताने से क्या फायदा, और अवसर चूकते रहना उनकी नियति बन गई है। मिश्र जी की एक खास विशेषता यह भी है कि अपनी नियति और अनुभूति के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी नियति और अनुभूति के विपरीत कुछ कर गुजरने का हौसला शायद उन्हें कभी रास ही नहीं आया। जो रास आया वह दूसरों को रास आने की खातिर करे, ऐसी जवामर्दी के कायल मिश्र जी नहीं। मिश्र जी के स्वभाव में उदारता के साथ साथ शील, सहृदयता का सामंजस्य भी है। स्वयं की अपेक्षा दूसरों की प्रशंसा सुनना या करना उन्हें अधिक पसंद है। मिश्र जी सत्य के प्रति सदैव सतर्क रहे हैं। यह उनके बचपन का स्वभाव है। स्कूल में प्रवेश के समय जब उनकी गलत जन्म तिथि लिखाई गई, 31 जनवरी 1925, वे बार बार जोर देकर चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उनके कहने पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें बहुत अजीब लगा कि उनकी असली जन्म तिथि छोड़कर नकली जन्म तिथि लिखी गई थी। मिश्र जी के स्वभाव की एक विशेषता और भी है कि जब कोई उन्हें अपशब्द कहता है तो वे अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय उनके मन में प्रतिकार की भावना पैदा हो जाती है। आज भी रास्ते में किसी को मार खाते देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है। यदि किसी से कहा सुनी हो जाती है तो रात भर उन्हें नींद नहीं आती है, और मन घूम घूम कर इसी बात पर आ जाता है कि झगड़ा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। वे भीड़ भाड़ से बचते हैं, इसलिए सभा सोसाइटियों में कभी भी आगे नहीं बैठना चाहते। वे बैठने के लिए किसी कोने में ही जगह चुनते हैं। कभी भी किसी नेता, अफसर, मिनिस्टर, श्रीमान से नहीं मिलते हैं। जहां वे स्वभाव का अनुभव करते हैं वहीं जाते हैं। उनके कई सहपाठी दिल्ली में नेता होकर आए, लेकिन उनसे वे कभी नहीं मिले, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज दुनियादारी के अर्थ में, बड़ा होने की प्रक्रिया में आत्मीयता और सहजता की उम्मीद कैसे की जाती है, कैसे की जा सकती है। उनके अपने लोग उपन्यास में भी इसी स्वभाव का झलक प्रस्तुत है। अगर उनके जीवन संघर्ष की हम बात करें तो उनका जीवन भी बड़ा ही संघर्ष में रहा। मिश्र जी का जीवन लगातार संघर्षशील रहा है। 17 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था, और जब वे इंटर पढ़ रहे थे तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब पत्नी से कोई रागात्मक संबंध नहीं बन पाया था, कोई साहचर्य मूलक कथा ही नहीं बन पाई थी, उनके विरह में वे तड़पते। सन 1948 में उनका दूसरा विवाह हुआ। जब पहली शादी हुई तब उनकी उम्र कच्ची थी। छोटी उम्र में मन में यह भाव नहीं होता है कि पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो। अतः पहली शादी में मिश्र जी की इच्छा अनिच्छा कतई शामिल नहीं थी। दूसरी शादी के समय वे 24-25 साल के हो चले थे। इस समय उनके मन में एक ऐसी नारी की तस्वीर थी जो सुंदर, शिक्षित और शीलवान हो, तथा जीवन की सच्ची संगिनी बन सके, जो पति की रुचि अरुचि को समझ सके और सही अर्थों में उनकी सहयात्री बन सके। सन 1948 में जब सरस्वती के साथ उनका विवाह हुआ तो वे 7वीं की परीक्षा दे चुके थे। मिश्र जी ने सन 1952 में एमए किया। इनके बड़े भाई रामावत मिश्र नौकरी में थे और उन्होंने बड़े प्यार से इनकी शिक्षा का खर्च उठाया।
उन्हें अध्ययन काल में कोई आर्थिक संघर्ष नहीं रहा, किंतु एमए के बाद जब भाई साहब की नौकरी नहीं रही, तब मिश्र जी को दायित्व का बोझ सताने लगा कि अब घर के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, कुछ लेने की जगह देना चाहिए, लेकिन देते कहाँ से? चूंकि एमए में मिश्र जी का प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान रहा, अतः गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुशंसा से उन्हें 100 रुपए की स्कॉलरशिप मिल गई, किंतु वह भी नियमित रूप से नहीं, छठे छमाहे मिलती। मिश्र जी ने अपनी पत्नी को साथ रखकर आगे संघर्ष शुरू किया, पढ़ने हेतु नाम भी स्कूल में लिखवा दिया। इसी बीच बड़ा बेटा हेमंत भी पैदा हो गया। वह अक्सर बीमार रहता, हर तीसरे चौथे दिन उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता। इतने सारे खर्च और छठे छमाहे मिलने वाली 100 रुपए की स्कॉलरशिप, इसलिए मिश्र जी शिग्रा में सुनसान मकान में 20 रुपए महीने से एक कमरा ले लिया। रोज रात को उसकी खिड़कियां से चोर झांकते थे और मुख्य सड़क से वहां तक पहुंचने में डर लगता। दिन को सांप और गोह टहलते थे। मिश्र जी ने बचपन में आर्थिक अभाव झेला, किंतु उस समय संघर्ष करने वालों में पिता थे, माँ थी, भाई सब थे, किंतु अब खुद मिश्र जी को अकेले ही झेलना पड़ता और उसके साथ पीएचडी की थीसिस लिखनी पड़ती। इस अभाव में स्कॉलरशिप के पैसे बड़ा सहारा देते थे। कभी किसी कवि सम्मेलन से कुछ मिल जाता, कभी किसी पत्रिका से कुछ आ जाता, लेकिन इन कठिन परिस्थिति में मिश्र जी कविताएं लिखते रहे। मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता। यही संघर्ष में स्थितियां मिश्र जी के अनुभवों से परिपक्व होकर साहित्य में उतरने लगती है। इसी अवधि में उन्होंने कल्पना, नवापथ, नई धारा, आजकल, राष्ट्रवाणी, पाटल, अवंतिका, अजंता, कहानी, नई कविता आदि में बहुत कुछ लिखा और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम अंकित किया। उनका नाम साहित्यिक चर्चा में शामिल होने लगा। उन दिनों की ढेर सारी अनुभूतियां उनकी कविताओं में उतरी, कहानियों में उतरी और काफी कुछ अच्छा ले गई। एक रात कहानी में उसी यथार्थ की कहानी है। बंद बंद कर लो घर जैसी कई कविताएं उसी समय की अनुभूति से उतरी थी। मिश्र जी नौकरी के लिए यहाँ वहां भटकते रहे। 6 महीने अस्थायी प्राध्यापक के रूप में हिंदी कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद कई जगहों पर कोशिश की, किंतु काम नहीं बना। कई जगह बनी, पर दूसरे लोग लिए जाते रहे। अब तक तो मिश्र जी को स्कॉलरशिप का सहारा रहा, किंतु शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के बाद वह सहारा भी छूट गया। मिश्र जी चाहते रहे कि बनारस न छूटे, अतः इस या उस पद के लिए प्रयत्नशील होते रहे, किंतु कोई पद हाथ नहीं लगा। लगता था कि बनारस अब छूटने लग वाला है, कि तब छूटने वाला है। कविता और कहानियों में इस पीड़ा की अनुभूति उनकी दिखाई देती है। अनेक ऐसी रचनाएं हैं जो मिश्र जी की इसी मानसिकता की उपज है। सच कहिए तो नौकरी के सिलसिले में यहाँ से वहां से यहाँ जाते रहना उनकी नियति बन गई थी। कभी उन्नति के लिए ख्याल से स्वयं जीत जाते हैं, तो कभी दूसरों द्वारा ठेल कर भेजे जाते हैं। पहली नौकरी बड़ौदा में लगती है, फिर नवसारी, फिर अहमदाबाद में। वे अहमदाबाद से भी हटने पर विवश किए गए और दिल्ली के पीजीडीएवी में अध्यापकी शुरू कर दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के सांध्य संस्था में उन्हें स्थायित्व प्राप्त हुआ और वहीं से उन्होंने अवकाश प्राप्त किया। अहमदाबाद ने मिश्र जी को बहुत कुछ दिया, खट्टा भी मीठा भी। मीठा दिया वहां के लोगों ने, मित्रों ने, शिष्यों ने, साहित्यकारों ने, संस्कृति ने, जीवन शैली ने, और खट्टा दिया व्यवस्था ने, या मित्र के वेश में कुछ शिक्षा व्यवसायियों ने। ये सभी स्वर मिश्र जी की गुजरात प्रवास काल की कविताओं में पाए जाते हैं। समय देवता भी इसी मन स्थिति की कविता है, लेकिन मिश्र जी कहते हैं, गुजरात ने अपनी प्रकृति के अनुरूप मीठा बहुत दिया है, अभी भी दे रहा है। वहां से जो आत्मीयता और स्नेह मिला वह अन्यत्र दुर्लभ है। मिश्र जी की बेरंग बेनाम चिट्ठियां उनके मित्रों और शिष्यों के प्रयत्न से ही गुजरात में छपी। दिल्ली आने से पूर्व के साल मिश्र जी ने किस यातना और संघर्ष से बिताया, यह कहना कठिन है। सेंट जेवियर कॉलेज ने अपने यहाँ से हिंदी ऑनर्स
निकाल कर मिश्र जी को वहां से हटने का संकेत कर दिया। वे यहाँ वहां इंटरव्यू के लिए जाते थे और सामान्य शिक्षा व्यवसायियों से अपमानित होकर लौटना पड़ता। मिश्र जी का प्रिय अहमदाबाद गहरी मुख पीड़ा के साथ उनको देखता रहा और दिल्ली निश्चित हो गया तो बिछोह की पीड़ा के बीच उन्हें एक संतोष हुआ कि वे एक सही जगह से जुड़ने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में मिश्र जी के अभिन्न मित्र और गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उमाशंकर जोशी ने ठीक ही कहा है कि मिश्र जी का जाना हमारे लिए बहुत दुखद है, किंतु वे जहां जा रहे हैं वहीं उनकी सही जगह है। वहां के साहित्यकारों के बीच उनको अपना प्राप्य प्राप्त होगा। जाए और वहां प्राप्त मूल्य का सृजनात्मक इस्तेमाल कीजिए। मिश्र जी की गजलों में हमें उनके संघर्ष का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं, गिरा में कहीं तो अकेले में रोया, गया दर्द से घाव भर धीरे धीरे, न रोकर न हंसकर किसी में उड़ेला, पिया खुद ही अपना जहर धीरे धीरे। इस प्रकार जीवन भर संघर्ष करते रहने पर भी उनके विनोदी स्वभाव से तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। वे बचपन से ही विनोदी प्रकृति के रहे। बचपन में बाजार, मेला आदि घूमने का शौक रहा। वे जब डरसी स्कूल में विशेष योग्यता की शिक्षा ले रहे थे, उस समय की एक घटना डरसी स्कूल के आचार्य पंडित राम गोपाल शुक्ल जी थे। पंडित जी अपने शिष्यों को मेलहा नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए बड़हलगंज के मेला में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उसी समय तेरनापुर का मेला लगता है। मिश्र जी ने अपने अभिन्न मित्र कपिल देव से सलाह ली और आचार्य की अनुमति के बिना मेला देखने चले गए। इस पर मिश्र जी ने पंडित जी के मित्र बटुकेश्वर त्रिपाठी से यह कहा कि मेला अच्छा नहीं लगता, वह एक सामाजिक जमावड़ा है जहां आकर आदमी कुछ सीखता है, पाता है, अनुभव एकत्र करता है। अगर उनके व्यवहार की बात करें तो रामदरस मिश्र जी ने कभी भी बड़ा होने का सपना नहीं देखा। उनका व्यक्तित्व ऐसे तमाम छोटे प्रसंगों से भरा है जिनसे एक संपूर्ण व्यक्ति को समझा जाना जा सकता है। वे स्वयं मानते हैं, हाँ, मैंने बड़े सुख की कामना में अपने को लहूलुहान नहीं करता। छोटे छोटे सुखों का अपना उजास होता है। वे जीवन के सुख को भी परिभाषित करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन ही सच्चा जीवन नहीं है, बल्कि छोटा ही सही। किंतु सबसे बड़ा सुख यह होता है कि जीवन अपने मन से जिया जाए, चाहे वो साहित्यिक जीवन हो, सामाजिक या पारिवारिक जीवन। बड़े बड़े ग्रंथों में कला और साहित्य का ज्ञान तथा उनके प्रति रसिक भाव मानव के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यहाँ तक कि साहित्य, संगीत और कला विहीन मनुष्य को बिना सींग पूंछ का पशु तक कर दिया गया। परंतु रामदरस मिश्र इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार और सुख का स्रोत साहित्य हो तो नहीं, जीवन की तमाम संदर्भ है, तमाम वस्तुएं हैं, तमाम क्रियाएं हैं, तमाम लोग हैं, जहां से सुख की छोटी छोटी धाराएं निरंतर कूदती रहती है। और सुख का सबसे बड़ा कारक तो अपना मन होता है ना। रामदरस मिश्र जी के तमाम संदर्भों को मूल्य आधारित ही देखना परखना चाहते हैं। जहां मूल्य नहीं, वहां सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है। जहां से कुछ प्राप्त हुआ, अगर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न हो तो वह भी कोई बात हो। आज के समाज में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो या तो बड़ी जगहों पर, पदों पर आसीन हैं, परंतु जिसके माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं उसका नाम तक लेना श्रेयस्कर नहीं समझते, या फिर सीढ़ी की तो दूसरी तरह को अपने को इस्तेमाल करना, ऊंचाई पर पहुंचते उसे नीचे गिरा देने में ही अपनी बड़ाई समझते। रामदरस मिश्र की मान्यता है कि पाने का बोध बड़ी चीज है। बहुत से लोग बहुत कुछ पा जाते हैं, किंतु वह बोल नहीं पाते। जो उनके मन को कृतज्ञ बनाए और मनुष्यता के प्रति संवेदनशील बनाए रखे। एक संवेदनशील मनुष्य एक रचनाकार और समाज के प्रति तथा अपने प्रति सचेत व्यक्ति को भी यही खासियत होती है कि वह जीवन के छोटे छोटे संदर्भों, घटनाओं को जीकर
स्वयं को बड़ा बना लेता है, बड़ा साबित कर देता है। वे कहते हैं, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा बोध जगा रहे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाओं और प्रसंगों के प्रति मिश्र जी का रचनाकार अपने जुड़ाव को बड़े गहरे से महसूस करता है। वह जिससे जुड़ गया उससे मुक्त होने की कामना उसमें नहीं। यही कारण है कि वे आज के गांव की उस पगडंडी पर चलने को तरस जाते हैं। शहर में रहते हुए मिश्र जी को कई वर्ष हो गए, किंतु वह गांव उनसे छूटा नहीं। उन्हें लगातार बुलाता ही रहता है और आज भी बुलाता है। मिश्र जी ने जीवन में क्षिप्र गति को विशेष महत्व दिया है। धीमे धीमे लगातार चलते रहने से भी मंजिल प्राप्त हो जाती है। तेज गति से दौड़कर कहीं पहुंचना और रास्ते को बराबर देख भी नहीं पाना, यह कहाँ का न्याय है। हो सकता है कि चूंकि उन्हें सभी चीज देर से प्राप्त हुई, इसलिए उनकी धारणा ऐसी बनी हो, लेकिन वे किसी से छिपाने का प्रयास नहीं करते। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वे उसको बड़ी ही जिंदा दिली के साथ उसे बांटना चाहते हैं। वैसे देर से पहुंचना मेरी नियति बन गया है। दुनिया में आया तो अपने सारे भाई बहनों के बाद आया। वो ऐसा कहते हैं, बस एक बहन जरूर मेरे पीछे पीछे चली आई। शिक्षा यात्रा के पथ पर चलने लगा तो आगे के रास्ते दिखाई नहीं पड़ते थे, और इस तरह चलते चलते उन्होंने कई साल 28 साल में एमए पास किया और 32 वर्ष में पहली नौकरी लगी। 48वें वर्ष में रीडर हुए और 60वें वर्ष में प्रोफेसर। लेकिन मेरे मन को कभी शिकायत ही नहीं हुई यहाँ वहां देर से पहुंचने की। यही नहीं, उन्होंने अपनी यायावरी को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा माना। भटकते हुए भी अपनों को अपने रिश्तों को जोड़कर रखना उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि भटक रहा खाना बदोश सा, आज यहाँ कब वहां, छोड़ जानी पहचानी हुई बस्तियां, रोज बसाता घर घर रोज छूट जाता है, जो ही जुड़ा वहीं से क्षण भर रिश्ता हाय टूट जाता है। कोई भी रचनाकार समाज में घट रही घटनाओं को देखकर महसूस कर उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मिश्र जी ने भी समाज में जो कुछ भी अनुभव किया वही उनकी रचनाओं का विषय बना। उन्होंने अनुभव सत्य को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। अनुभव सत्य को अपनी रचनाओं में उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया है कि पूरे समाज के सामने यथार्थ के रूप में उभर कर आती है। कहने का आशय ये है कि उन्हें जो कुछ देखा, सुना, परखा और महसूस किया, उसे ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य के साथ साहित्य के रूप में समाज के सामने रख दिया। वे कहते हैं, गांव से लेकर बनारस, बड़ौदा, अहमदाबाद, नवसारी, दिल्ली तक जो मेरी जीवन यात्रा रही, उसने इन स्थानों और समयों के विविध अनुभवों को मेरे भीतर संचित किया, और वे मेरे अनुभव मेरी रचनाओं में उतरते रहे। कभी कविता बनकर, कभी कहानी बनकर, कभी उपन्यास बनकर, कभी निबंध बनकर, कभी संस्मरण और यात्रा वृत्तांत बनकर, तथा कभी आत्मकथा बनकर। अगर हम ये अभी तक हमने मिश्र जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में, संक्षिप्त में बात करेंगे, और फिर उसके बाद में उनके उपन्यासों पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। मिश्र जी की कई कविता संग्रह हैं, जैसे कि पथ के गीत। उसके अंतर्गत पथ के गीत जो है वो 1951 में हमारे सामने आती है, और उनमें कई संकलित कविताएं हैं, जैसे कि चल रहा हूँ जिंदगी की राह पर, गीत, कौन अब है, जीवन रात, रात की पिपहरी, जीवन कभी न हारा, ली नवयुग ने सांस, फिर भी तो, पहाड़ की सांझ, पतझर, मिलन, सावन, यौवन, नारी की प्रेरणा, कश्मीर में वसंत, 15 अगस्त, गीत राखी, स्वर्गीय के प्रति, उनकी आंखों, गीत हमारे गीत। उसी तरह से 1962 में उनकी बेरंग बेनाम चिट्ठियां प्रकाशित हुई। इसके अंतर्गत भी कई कविताएं जो है संकलित की गई हैं, जिसमें बेरंग बेनाम चिट्ठियां, गुलमोहर के फूल सा एक दिन, उपलब्धियां, आत्मशोध,
शरद के बादल, रात और सुबह, सहयात्री, 33वीं वर्षगांठ पर बंद कर लो द्वार, ओ नए शरद प्रवाह, आज तुम बिन। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो कि बेरंग बेनाम चिट्ठियां के अंतर्गत संकलित की गई है। पक गई धूप, इसी तरह का उनका काव्य संकलन है, जिसके अंतर्गत मछलियां, लाशों के बीच जीवित होने की पीड़ा, 3 कविताएं, आमने सामने मकान, महानगर में बसंत, आकाश की फसल लहलहा रही है, गलियां और सड़कें, विपर्य, एक सपना, परकटी, धूप बाहर, भीतर और एक दिन, तलाश, और भी बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो पक गई धूप के अंतर्गत संकलित की गई है। इसी तरह से जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, ऐसे तमाम, आम के पत्ते, कई ऐसी काव्य संकलन है जो कि हमारे सामने आई है। रामदर्श मिश्र जी की और भी कई अन्य कविताएं हैं, जैसे कि आम के पत्ते, चांद, बोझ बड़ा भारी है, बार बार बांसुरी और मेरे अबोध, ओ बादल ओ जलाधर परदेश में, खिड़कियां मन की खुली खुली चाहिए, घर धूप की प्रतिमा, अंधेरी घाटियों के गीत, वर्षा के बाद की एक शाम, कौन हवा बही, घर हुआ खाली, दर्द ओ पिया। इसी तरह से रामदर्श मिश्र जी की कई ढेर सारी कविताएं, कहानियां हमारे सामने हैं, जिसको हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। आज भी रामदर्श मिश्र जी लिख रहे हैं। जिस विषय पर मैं विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ वो है रामदर्श मिश्र जी का उपन्यास। रामदर्श मिश्र जी के जो उपन्यास है वो 12 से अधिक हैं, जिसके अंतर्गत जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, साथ ही आकाश, सूखता हुआ तालाब और ढेर सारी उपन्यास हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। रामदर्श मिश्र जी के यदि हम उपन्यास की बात करें तो रामदर्श मिश्र जी के उपन्यास आधुनिक साहित्य जगत में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। जीवन के भोगे हुए यथार्थ का विराट रूप इन रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि इनमें मानव मन की आशाओं, आकांक्षाओं, स्वीकृति, अस्वीकृति के भाव का जीवंत चित्रण हुआ है। मिश्र जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ शोषित पीड़ित मनुष्य को उसके भीतरी शक्ति का बोध कराया और आत्मविश्वास जगाकर उसे जीवन संघर्ष के लिए तैयार किया। प्रगतिशील सांस्कृतिक विरासत के प्रति लेखक के मन में अगाध निष्ठा और इसे मिश्र जी के औपन्यासिक कृतियों की राह में गुजरते हुए बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। डॉक्टर रामदर्श मिश्र के उपन्यास आधुनिक साहित्य जगत में अपना बेजोड़ स्थान रखते हैं। जीवन के भोगे हुए यथार्थ का विराट रूप इन रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि इनमें मानव मन की आशाओं, आकांक्षाओं, स्वीकृति, अस्वीकृति के भावों का जीवंत चित्रण हुआ है। मिश्र जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से यहाँ शोषित पीड़ित मनुष्य में उसकी भीतरी शक्ति का बोध कराया है और आत्मविश्वास जगाकर उसे जीवन संघर्ष के लिए तैयार किया है। प्रगतिशील सांस्कृतिक विरासत के प्रति लेखक के मन में अगाध निष्ठा है। इसे मिश्र जी के औपन्यासिक कृतियों की राह में गुजरते हुए बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मिश्र जी का जो पहला जो उपन्यास है वो है पानी का प्राचीर। पानी के प्राचीर मिश्र जी का प्रथम उपन्यास है जो सन 1959 में पूरा तो हुआ, परंतु उसका प्रकाशन जो है वो 1961 में संभव हो सका। इसकी कथा वस्तु में देश के यथार्थ रूप का चित्रण प्रस्तुत है। इसकी अंतर्वस्तु गांव और शहर के मिलाप, बिखराव, टूटन, सृजन, तनाव, संघर्ष आदि से निर्मित है। यह परिवेशगत जीवन के उन सत्यों से उपजी है जिसके बीच जीते हुए लेखक को स्वयं जीवन की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। पानी के प्राचीर में अभिव्यक्त
जीवन यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की है। इसकी कथा का संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश के कछार अंचल से है। इसमें मूल कथा के साथ साथ छोटी प्रासंगिक कथाओं का संगुम्फन है। उपन्यास का नायक नीरू बड़ा ही साहसी, देश प्रेमी, कर्मठ व्यक्ति है। वह प्रारंभ से ही विषम परिस्थितियों का सामना करता हुआ अपने घर की गरीबी को दूर करने की कोशिश करता है। वह घर खेत के साथ साथ खेत खलियान में भी पिता का हाथ बटाते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करता है और कक्षा में अव्वल दर्जे में पास होता है। कथानायक नीरू की जिंदगी में तनाव के अलावा कुछ भी नहीं है। गरीबी की वजह से पढ़ाई न कर पाना उसकी विवशता है। जमींदार गजेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी करते हुए वह अपने आदर्शों को भूल जाता है, किंतु बाद में छोटे भाई की चेतावनी से लज्जित होता है। पानी के प्राचीर से तात्पर्य या पानी की दीवारें या सुविधाओं से वंचित जनजीवन है, जिसमें अभाव, संघर्ष और संकुचित स्वार्थ भाव व्याप्त रहता है, जिसके कारण सांस्कृतिक पतन होना स्वाभाविक है। कथानायक नीरू के साथ साथ संध्या, महेश, मुखिया, गेंदा, बिंदिया, बैजनाथ आदि उपन्यास में महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो पूरे गांव में फैले हुए अभाव, अंधकार, संघर्ष से जूझ रहे हैं। असुझ गरीबी, व्यापक अशिक्षा, बीमारी, बेकारी, आपसी फूट और सदियों पुरानी नैतिक मान्यताएं और सबसे बड़ी विडंबना इस उपन्यास के अंचल की है कि तड़पता हुआ प्रदेश अपनी तड़पन को व्यक्त कर पाने की असमर्थता को भीतर ही भीतर पी रहा है। मिश्र जी ने प्रस्तुत उपन्यास के माध्यम से इसी तड़प को वाणी दी है। फलतः इस प्रदेश की व्यापक पृष्ठभूमि पर जो मानव मूल्य और उच्चतर जीवन सत्य उभरे हैं, वे एक देशीय न होकर पूरे समाज के हैं। नीरू जो है वो नौकरी करता है अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। उसका भाई केशव पढ़ने में बहुत ही तेज है। वह केशव को अधिक से अधिक पढ़ाकर उसे बड़ा व्यक्ति बनाकर अफसर बनाना चाहता है और उसके माध्यम से अपनी काबिलियत सिद्ध करना चाहता है। इसी प्रकार नीरू को अंतरंग सखी, उसकी जो दोस्त है वो है संध्या। संध्या भी नीरू को बड़े ही पद पर, बड़े ओहदे पर देखना चाहती है, किंतु नीरू अपने आर्थिक परिस्थितियों के कारण उसके सपने को साकार नहीं कर पाता। दोनों के बीच यानी संध्या और नीरू के बीच स्नेह संबंध तो है, किंतु अनुकूल परिवेश न मिल पाने के कारण वे अंततः एक दूसरे से मिल नहीं पाते। संध्या का भाई मिलिंद वकालत की पढ़ाई के लिए शहर में रहता है। भाई भी भाई के साथ शहर में संध्या भी भाई के साथ शहर में रहने लगती है। अतः अंत में मिलिंद के दोस्त सुनील के से उसका विवाह यानी संध्या का विवाह हो जाता है। गांव में जो है अपना एक अलग मजा होता है त्योहार मनाने का, एक उत्सवों को सेलिब्रेट करने का। चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन व्यक्ति अपने परंपराओं को नहीं भूलता है। उसका बड़ा ही अच्छा चित्रण हमें उपन्यास में दिखाई पड़ता है। रचनाकार ने स्वयं लिखा है, कछार गांव में अफाट गरीबी छाई हुई है। राप्ती और गौरा नदियों में बाढ़ के कारण पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। फिर भी लोगों के मन में होली का त्योहार मनाने का उत्साह कम नहीं होता। आगे उन्होंने जाति और पाति की विभाग यहाँ उपन्यास के माध्यम से रखी है। गांव में जाति पाति और छुआछूत की भावना व्याप्त है। बैजू और बिंदिया के प्रेम संबंध को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, क्योंकि बिंदिया निम्न जाति की है और बैजू उच्च जाति का। बैजू की बहन गेंदा कर्कश स्वभाव की है। वह अपने घर में बिंदिया के रहने से अपनी स्वच्छंदता से बांधा समझती है। गेंदा के प्रति पति की मृत्यु के बाद वह बैजू के साथ रहती है, किंतु अपनी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण बैजू के को भाजन का शिकार भी होती है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है और अपने को नित्य पूजा कर्म में व्यस्त रखती है, किंतु अपनी अंदरूनी भावनाओं को दबाने के कारण उसे हिस्टीरिया के दौरे आने लगते हैं। गांव वाले इसे भूत प्रेत का फसाद मानते हैं। गांव में वन मुर्गियां, भूत पिचास, चुड़ैल आदि को मानने वालों की संख्या
अधिक है। ओझा सोखा वैद्य लोगों का बोलबाला है। तीज त्योहार पर मान मनौतियां करना भी अनिवार्य समझा जाता है। गांव के आराध्य बरम बाबा इससे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। गांव में शादी ब्याह सभी के लिए अनिवार्य माना जाता है। नीरू भी इससे बच नहीं पाता। नीरू के घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती है, तो उसके घर में भी रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। नीरू की बहन लीला शादी के योग्य हो जाती है। नीरू तय करता है कि वो अपनी शादी लीला के विवाह के पश्चात ही करेगा, इसलिए वह एक अच्छे वर की तलाश में रहता है। साथ ही साथ अच्छे वर को खरीदने के लिए, यानी कह सकते हैं दहेज, दहेज के लिए भी अच्छी रकम का इंतजाम करना पड़ता है। नीरू का भाई केशव केशव फर्स्ट क्लास में मैट्रिक पास होता है। नीरू उसे आगे पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाता है। मुखिया का बेटा महेश कई वर्षों तक 10वीं की कक्षा में फेल होता रहता है। यहाँ वहां भटकने के उपक्रम में वह एक दिन एक ऋषि को डाकू से बचाकर उसकी जान की रक्षा करता है। उन्हीं ऋषि की कृपा से उसे पुलिस की नौकरी मिल जाती है। महेश का तबादला गोरखपुर में हो जाता है और वह राष्ट्रीय आंदोलन की छानबीन करने के लिए संयोग से उसी क्षेत्र में भेजा जाता है जिसमें नीरू नौकरी करता है। महेश नीरू के खिलाफ खूब लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है। नीरू को आतंकवादी साबित करना चाहता है। वह राजनीतिक दृष्टिकोण स्वतंत्रता पूर्व के युवकों का है, जो स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का हित करने में बिल्कुल नहीं झुकते। इस प्रकार ग्रामीण समाज से दया, ममता, करुणा आदि सूखते जा रहे हैं। महेश अपने लक्ष्य में सफल होता है। ईमानदार नीरू को बंदी बना लिया जाता है। जब गजेंद्र बाबू को इस बात का पता चलता है तो वे अपना आपा खो बैठते हैं और नीरू की रक्षा के लिए आते हैं। नीरू अपने बंदी होने का सौभाग्य समझता है। वह सोचता है इसी बहाने वह देश सेवा में कूद पड़े। नीरू हवालात की छड़ों को तोड़कर निकल देश के कोने कोने में बगावत खड़ा कर देना चाहता है। इसी समय मिलिंद वकील का चोंगा पहनकर आता है। नीरू उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। सन 1942 का आंदोलन, चारों ओर क्रांति की लपटें और यह नेता मिलिंद वकालत करने में व्यस्त है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजनीति जैसे उनकी एक शौक थी। नीरू मिलिंद को शुरू से जानता है। वह औरों को आग में झोंक कर बच निकलने वाला वीर है। वह रईस का लड़का है, पढ़ा लिखा है, वकालत पास कर ली है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह स्वतंत्रता आंदोलन में क्यों कूदे। मजिस्ट्रेट गजेंद्र बाबू की जमानत पर नीरू को रिहा कर दिया जाता है। जेल से छूटने पर नीरू मुहिद्दुपुर अपने एक संबंधी से मिलने जाता है। रास्ते में वह एक सीआईडी ऑफिसर की जान बचाता है और जब वो सीआईडी ऑफिसर के जब घर जाता है तो वो वहां देखता है कि यह औरत, जो उसकी जो धर्म पत्नी है, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी मित्र संध्या ही थी। मौका देखते ही नीरू जो है संध्या को बताता है कि उसके पति पर आक्रामक हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि महेश। दूसरी तरफ बैजू के जीवन में एक अनहोनी घटना घटती है। बिंदिया बैजू के विकट बीमारी से सेवा करते करते खुद का जीवन समाप्त कर देती है। टिसुन की विधवा गुलाबी से बैजू का मधुर संबंध बन जाता है। बैजू गांव की बुरी नजर से उसकी रक्षा करता है और वह उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है। तभी वह भरी पंचायत में उसका हाथ थाम लेता है। नीरू बैजू के इस कार्य की सराहना करता है। गांव गांव में सारे विवाद की जड़ मुखिया है। वह एक दूसरे को लड़ा भिड़ा कर अपना स्वार्थ जो है सिद्ध करता है। बैजू और गुलाबी के मधुर संबंधों को लेकर गांव में पंचायत बैठती है। मुखिया की धूर्तता का पता सभी को चलता है। मुखिया के दरवाजे पर लगान वसूली के लिए हरिजन तथा किसानों को बुलाया जाता है। हरिजन नेता फेकू आते हैं। फेकू को फटकारते हुए मुखिया कहते हैं
कि आपका लड़का चला गया परदेश, आप नाचते गाते सुराज स्वराज लेते फिरते हैं। उधर हलवाओं के बिना काम अधूरा पड़ा है। आप आज मेरी जमीन खाली कर दीजिए। मुखिया लोगों को प्रताड़ित करता है। इतने में गणपति भारत माता की जय चिल्लाता हुआ आता है और स्वराज्य मिलने की खबर देता है। नेता गणपति लेक्चर देने लगते हैं और कहते हैं, भाइयों आज बड़ी खुशी का दिन है, सुराज मिल गया। आहा, क्या सुंदर दिन है आज भाइयों। जिस दिन का इंतजार हम लोग इतने वर्षों से कर रहे थे वह आज आ ही गया। अंग्रेज सरकार ने जो जुल्म हमारे ऊपर किए हैं उनका हम गिन गिन कर बदला लेंगे। हाँ चलो हम लोग गांव में घूम घूम कर फेरी लगा दो। मुखिया के पुत्र महेश को पुलिस सीआईडी ऑफिसर पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार करती है। इस प्रकार पानी के प्राचीर कछार गांव की स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों की अकथ अकथ गाथा है। भले ही ये उपन्यास मिश्र जी का प्रथम उपन्यास है, किंतु डॉक्टर मिश्र जी की कलात्मक परिपक्वता के दर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विविध पहलुओं की छटा इस उपन्यास में देखने को मिलती है। रामधरीश मिश्र जी का दूसरा उपन्यास है जल टूटता हुआ। जल टूटता हुआ की कथा जो है वह भी गांव से संबंधित है। उपन्यास का आरंभ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से होता है। मास्टर सुगंध तिवारी इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन न तो भरपेट भोजन पा सके हैं और न तन पर कपड़ा। 15 अगस्त के दिन भी कीचड़ से सने कपड़े पहनकर जाना उनकी मजबूरी है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महीप सिंह है, जो शुभ वस्त्र धारण किए हुए हैं और इस वेश में वे देवता से प्रतीत हो रहे हैं। स्कूल के लड़के भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, किंतु हंसने को पहने हुए उनके चेहरों के भीतर गीली गीली आंखें छिपा नहीं पाती। हर हंसी के पीछे एक उपवास, एक बेबसी है। जमींदार महीप सिंह द्वारा लगाई गई मिठाई पाकर बच्चे और सुगंध तिवारी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि राष्ट्रगीत गाना भी भूल जाते हैं। हालांकि इस कहानी में गांव की तकलीफ, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उसको बड़े ही यथार्थ के साथ में रचनाकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तिवारीपुर गांव का नाम है, जिसमें जग्गू राम हरिजन को एक अध्यक्ष बनाकर कम्युनिस्ट नेता राम कुमार जो है वो जातीय भेदभाव, समानता और गांधी के सपनों के बारे में बात करते हैं और उस पर भाषण देते हैं। उपन्यास के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है सतीश। सतीश को लगता है कि इस इलाके में बावन, हरिजन, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सभी भूख और गरीबी के चक्के में बुरी तरह से पिसे जा रहे हैं। इसमें वे समाज को गरीबी वर्ग और धनिक वर्ग में बटा हुआ देखते हैं। उपन्यास में सन 47 का जीता जागता जमाना प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा आजादी की भोर में ही कौवा रोड। चारों ओर से सनसनाती हुई खबरें आती। खबरें क्या थी? जैसे गांव का गांव निगलती हुई लाल लाल लपटें आ रही हूँ, जैसे कटे हुए हाथों, मुंडों, धड़ों को उछालती खून की धाराएं दौड़ रही हूँ। भयानक भयानक आकृतियां जैसे गांव के सिवान के सघन बागों से चीख पड़ती है। खबरें आती थी, आज यह ट्रेन लूट ली गई, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहद पर इतने गांव जला दिए गए। तिवारीपुर के तमाम लोग माजरिया नाले पर बांध बांधने के लिए टूट पड़ते हैं। मास्टर सुगन अपनी औरत के चांदी के जेवर लिए कस्बे जा रहे हैं। भूख, गरीबी, उदासी, छीना झपटी का बोलबाला है। सतीश को लगता है कि आजादी मिले इतने वर्ष हो गए, किंतु आज भी यह गांव सुगन तिवारी के रूप में कस्बे जा रहा है। घर के जेवर बेचने इतने अभाव में भी तिवारीपुर में नाग पंचमी का उत्सव धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। मास्टर सुगन की लड़की गीता दर्द भरे कंठ से गीत गाती है, कहती है, हरी हरी पवन बहे पुरवैया, नदिया डोले ए हरी, जुल्मी बदरा घिरी घिरी आवे, पापी तड़िप तड़िप डरवावे, बनवा बोले ए हरी। गांव के लोग ताने मारते हैं,
चढ़ी हुई भंवर की तरह बेटी की उम्र ठाठ मार रही है और ये मास्टर कुछ समझता ही नहीं। मास्टर उदास है, दहेज का संकट उसके सामने खड़ा है। लगता है मानव शिक्षा और प्रतिष्ठा केवल दहेज लेने तक ही सीमित है। सामाजिक बंधनों को तोड़ना मुश्किल सा प्रतीत होता है। भादों की अंधेरी रात में घन विभोर बरसात के कारण अधिकांश घरों की दीवारें टूट जाती है। बंसी की औरत सलोना अपने भाग्य को कोसती है। उसकी छोटी को गेहूं सांप सूंघ लेता है। गांव के बनवारी बाबा मंत्र पढ़कर सांप सांप का विष उतारना चाहते हैं, किंतु मंत्र विद्या से लड़की को नहीं बचा पाते। माँ की मर्म बेदी चित्कार, उजले उजले फेन उगलती हुई, बाढ़ की लौटती लहरों और लहरों पर बहती एक नन्ही लाश। हाँ, तिवारीपुर में सुबह हो गई। बनवारी बाबा अपने भाई धनपाल से हमेशा ही डरते रहे। बड़े भाई धनपाल के कहने पर वे अपनी पत्नी को कोसते हैं, मारते हैं। दोनों परिवार के टूटने बिखरने के कारण उनके संबंधों में बदलाव का स्वरूप नजर आता है। राम कुमार और बंसी दोनों में भेदभाव बढ़ता जाता है। एक ही घर में रहते हुए दोनों भाइयों में भी अमीर और गरीब बाप की उपस्थिति है। अभाव तथा भूख को सहते हुए राम कुमार एमए तक शिक्षा प्राप्त करते हैं और कस्बे में नौकरी पर लग जाते हैं। उसकी कोशिश है कि उसका परिवार ऊंचा उठे। सतीश अपने अतीत के बारे में सोचता है कि उसका परिवार एक जमाने में खुशहाल जमींदार परिवार रहा है। धीरे धीरे टूट गया। उसके पिता जगदीश प्रसाद तिवारी अमलेश अपने जवार के सम्मानित पुरुष हैं। वे संस्कृत, फारसी, हिंदी के विद्वान हैं। उनके चेहरे पर हमेशा शांति बनी रहती है। अभाव और दुखों को झेलते हुए वे कविता में डूबे रहते हैं। जवार के लोग उन्हें निकम्मा समझते हैं, परंतु उनकी आंखों में हमेशा आत्मसुख नजर आता है। सतीश को लगता है कि पिताजी ने ही सुख समृद्धि भरे घर में अभाव और पीड़ा के बीज बोए हैं, परंतु सहनशीलता भी महत्वपूर्ण है। विकट परिस्थितियों झेलते हुए भी सुख का एहसास करना ही मानवता है। घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सतीश दिन रात संघर्ष करता है। वह साहित्य रत्न एमए है। दीनदयाल उसकी जमीन कुर्क करा लेता है, तब भी पिताजी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। सतीश पैसों की खोज में जितना परेशान होता है, उतना ही पैसा उससे दूर भागता है। वह पैसा कमाने के लिए कलकत्ता जाता है, परंतु बीमार होकर वापस आ जाता है और महीप सिंह के यहाँ नौकरी करता है। सतीश अब अपने छोटे भाई चंद्रकांत की पढ़ाई पर ध्यान देता है। वह स्वयं अभाव, मजबूरियां, भूख सहेगा, परंतु चंद्रकांत को बढ़ाएगा। अपने जीवन के अभाव को भूलकर उसे काबिल इंसान बनाएगा। गांव से 2 कोस दूर शहर दशहरा का मेला लगा हुआ है। सतीश अनुभव करता है कि अब मेले का वह शोर नहीं है जो पहले कभी था। अपने वैभव तथा भीड़ के लिए वह मेला कभी विख्यात था। राम लक्ष्मण रावण के ठाट बाट की जगह एक दिन दरिद्र सुनापन दौड़ा रहा है। रामायण की कंपटीशन जोरों पर है। कुंजू मेले की भीड़ में खो जाता है। भीड़ में बदमिया की आंखों से उसकी आंखें टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसका पता पूरे गांव वालों को लगता है। पिछले साल मेले के समय से ही कुंजू ने बदमी को कहारिन को बहते हुए बाढ़ से बचाया था। मेले से घर आते समय बदमी और कुंजू एक साथ आते। बदमी कुंजू से अपने सौतेले भाई मूर्तियां और भूतपूर्व दोनों पतियों के बारे में बताती है। बदमी की यात्रा भरी गाथा सुन कुंजू का मन द्रवित हो उठता है। कुंजू उदास उदास सा घर लौटता है। घर उसे काटने दौड़ता है। उसके दोनों बैल भी उदास है। वह निहायत अकेला है। उसके पिताजी महाबल मशहूर लठेत रहे हैं। दीनदयाल उनसे बहुत डरते हैं। जब कुंजू 12 वर्ष का था, तभी उन्होंने उसकी माँ को काट डाला, क्योंकि दीनदयाल और उसकी माँ में अवैध संबंध थे। माँ मर गई, दीनदयाल बच गए। पिताजी भाग गए। बुआ ने घर संभाल लिया। बुआ के जाने के बाद कुंजू ने खेत बोना आरंभ किया। मांग मांग कर खेती करता रहा, कभी अमलेश जी से तो कभी गांव के अन्य सज्जनों से। और उसका छोटा भाई बिरजू दीनदयाल से अपने माता पिता का बदला लेना चाहता है। दीनदयाल की फसल को वह ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता है। कुंजू उसे समझाता है, पर वह एक नहीं सुनता, उल्टे कुंजू को ही निकम्मा कहता है। दीनदयाल एक दिन खेत में चोरी के जुल्म में उसे पकड़वा देता है।
भाई के इस कार्य से कुंज परेशान है। उसे लगता है अब शादी नहीं हो सकती है। वह अकेलापन काटने के लिए बांसुरी बजाता है। भाटपुर में हाई स्कूल की कार्यकारिणी के सदस्यों की सभा होती है। दीनदयाल सभापति है और लालमणि मंत्री। शेष सदस्यों में राम कुमार बाबू, महीप सिंह, जग्गू राम, हरिजन, सतीश और अन्य गांव के लोग। 3-3 महीने से मास्टरों की तनख्वाह बाकी है। चंदा वसूली, पैसे इकट्ठे करने पर चर्चा होती है। श्रमदान करना बुद्धिमानी है। इस पर जग्गू हरिजन श्रमदान करने का पक्ष लेते हैं। राम कुमार कहते हैं कि स्कूल को एक दिलाना है। अगला सवाल हेडमास्टर उमाकांत पाठक है, उन्हें रखा जाए या नहीं। राम कुमार और लालमणि दोनों इस बात पर उलझते हैं। मास्टर पाठक का भी यहाँ रहना नहीं चाहते, परंतु शारदा से वह मन ही मन प्रेम करते हैं। पाठक और शारदा का प्रेम रहस्यमय भाव से मौन है। शारदा को लगता है कि हर एक अक्षर उनकी तस्वीर बनकर दिल में उतरता चला जाता है, तो मास्टर पाठक को लगता है कि शारदा अदृश्य सुगंध बनकर उसके अनजाने ही उस पर छा गई है। माँ और धनपाल की शय पर बंसी आवारा हो गया है। वो नौटंकी में काम करता है। प्लेग की बीमारी से धनपाल और उसकी पत्नी मर जाते हैं। कई वर्षों बाद बंसी आता है तो घर की स्थिति देखकर परेशान हो जाता है, परंतु वह अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ना चाहता। उसके न रहने पर महावीर दुबे सलोना का परिवार संभालते हैं। बंसी महावीर दुबे और सलोना से लड़ झगड़ कर पैसे मांगता रहता है। घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं। बंसी को जब असलियत का पता चलता है कि घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो उसकी आंखें खुलती है। वह अपने छोटे भाई अर्जुन को पढ़ाने लिखाने की बात सोचता है। वह महीप सिंह के यहाँ नौकरी करने लगता है। उसके परिवार में धीरे धीरे खुशियां आ जाती है, परंतु महीप सिंह के यहाँ भी वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। वहां से वह कलकत्ता चला जाता है। पंचायत चुनाव संबंधी चर्चा जोरों पर होती है। दीनदयाल और महावीर दुबे में झड़प हो जाती है। कुंजू अपनी बांसुरी की धुन में मस्त रहता है। वह बांसुरी के माध्यम से चुनाव को प्रचार करता है। कुंजू सतीश के पक्ष में प्रचार करता है, इसलिए दीनदयाल दल सिंगार के माध्यम से कुंजू के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कुंजू की झोपड़ी के पास जाकर दल सिंगार कहता है कि बदनी को सांप ने काटा है, हम ओझा लेने जा रहे हैं। ऐसा झूठ बोलकर वह भाग जाता है। कुंजू परेशान होकर बदनी के घर पहुंचता है। अनायास मिलन की घड़ी में खुशी के मारे दोनों हाथने लगते। दोनों अभिभूत होते हैं। कुंजू और बदनी दोनों सुबह के उजाले में पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन सतीश और राम कुमार दरोगा से मिलकर दोनों को छुड़ा देते हैं। दीनदयाल और दल सिंगार का झूठ दरोगा के चेहरे को भी धुआं कर देता है। दीनदयाल का चुनावी हथकंडा काम नहीं आता। वे निराश होकर लौटते। पिताजी के इन कारनामों से शारदा का दिल दहल जाता है। वह कुंजू और बदमी की बदनामी पर दुखी होती है। उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि यह सब उसके पिता दीनदयाल ने किया है। कुंजू और बदमी की घटना से सारा गांव हिल जाता है। राम कुमार, सतीश, पेकू बाबा, जग्गू हरिजन, झिलमिल तेली, रघुनाथ इस चुनावी रणनीति पर सोचते हैं, तो दूसरे दीनदयाल दल सिंह, महीप सिंह आदि लोग सतीश के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अमलेश जी सतीश से कहते हैं कि यदि शिक्षा की कमी न होती तो गांव स्वर्ग बन जाता। दीनदयाल चुनाव स्थल पर मतदाताओं को रिझाने के लिए मिठाई की दुकान खुलवा देते हैं। शाम को चुनाव परिणाम घोषित होते हैं, जिसमें रघुनाथ सभापति तथा सतीश, राम कुमार, जग्गू हरिजन, झिलमिल तेली, मास्टर सुगन, दीनदयाल ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। फागुन की मस्ती में चुनाव का तनाव कम होता है। मस्ती भरा होली का त्योहार आ जाता है। गांव में आनंद ही आनंद है। इसी समय सरपंच का चुनाव होता है। इसमें भाटपार से लालमणि, सिंहपुर के महीप सिंह, पसियाने से गुरदीन पासी और तिवारीपुर से सतीश सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने जुगाड़ में है, लेकिन सतीश सरपंच पद से परेशान और उन्हें सतीश को सरपंच के पद के लिए विजय भी घोषित किया जाता है। सतीश भले ही अपने पद से खुश रहे,
क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वह गांव में परिवर्तन लाएगा। लेकिन आए दिन सतीश पर हमले होते हैं, जिसके कारण उसकी जो पत्नी है, सतीश की पत्नी बसंती, वह इस पद से परेशान हो जाती है, क्योंकि गांव के लोग न्याय अन्याय का फैसला सुनने को तैयार नहीं है और आए दिन सरपंच पर कत्ल के मौके जो है वो ढूंढे जाते हैं। सतीश सरपंच की हैसियत से एक मुकदमे में महेप सिंह के खिलाफ सम्मन जारी कर राम कुमार सतीश को समझाता है कि बड़े आदमी से दुश्मनी मोल मत लो। राम कुमार से सतीश कहता है कि न्याय के लिए महीप सिंह क्या, ईश्वर से लड़ जाऊंगा। फैसला महीप सिंह के खिलाफ होता है। 40 रुपए का जुर्माना किया जाता है। यदि इस प्रकार गांव टूट रहा है तो नया गांव बन भी रहा है। सतीश के खेत पर महीप सिंह कब्जा कर लेता है। चंद्रकांत एमए प्रथम श्रेणी में पास करता है और इससे सतीश खुश हो जाता है कि उसका भाई एक दिन जरूर नाम कमाएगा। आधा आषाढ़ बीत जाता है। वर्षों की कोई आस नहीं है। सतीश बादलों की ओर देखकर कहता है कि धरती प्यासी है, जीवन प्यासा है, गांव प्यासा है, उसका घर प्यासा है। भूजा पर सारा गांव एक वक्त निकाल रहा है। बदमी के पास भूजा बुझाने कुंजू आता है। कुंजू की बेरुखी और बदनामी से वो परेशान है। मिलने जुलने से और जी जलता है और न मिलो तो दिल चिल्लाता है। ठंडी हवा चलने लगती है। अचानक बरसात हो जाती है। तपी धरती के अंग अंग से भाप निकलती है। दोनों बारिश से बचने के लिए भागते हैं। कुंजू के घर में बदमी आ जाती है। दोनों में मौन छा जाता है। समर्पण का अलोना कसा आंखों ही आंखों में काफी हद तक आगे बढ़ जाता है। दोनों संसार से बेखबर आनंद लोक में पहुंच जाते हैं। आज दोनों का मिलन रस उन्हें बहुत कुछ देता है। शारदा भी मास्टर उमाकांत के ख्यालों में डूबी तुलसी की वर्षा वर्णन कविता पढ़ती है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। इसी बीच चकबंदी का काम शुरू होता है। भूपेंद्र लाल एसीओ होकर आते हैं। वे गांव वालों की मानसिकता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि कितने काइया हैं, सब मूर्खों की तरह घंटों बैठे हुए हा हा ही करते रहेंगे, एक दूसरे का मजाक करेंगे, लेकिन सबकी गांठ में अपना अपना स्वार्थ। ठीक उससे अलग सतीश भूपेंद्र लाल को समझाते हैं कि अपने लिए तो सभी जीते हैं सिंह जी, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप विद्वान व्यक्ति हैं, गरीबों को न्याय दें। परंतु बेरोजगारी की अभाव से तंग भूपेंद्र की सोच सिर्फ रुपयों तक है। वह हर हालात में रुपया चाहता है। लोगों से गुमनाम शिकायतें भेज उसका तबादला करा देता है। उसका अधिकारी अनजान राय के रूप में आ जाता है। वह न किसी की बात करता है, न घुस लेता है, एकदम बड़ा बड़ा कड़ा तबियत का है। चंद्रकांत और अनजान राय दोनों में मित्रता हो जाती है। गांव में भाईचारे की भावना समाप्त हो चली है। सार्वजनिक स्थान तो कहीं है ही नहीं। अनजान राय सभी गांव वालों की जमीन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट कर सार्वजनिक चारागाह, खेल के मैदान आदि बनाने की योजना बनाते हैं, परंतु गांव वाले इसका भी विद्रोह करते हैं। उपन्यास में बताया गया है कि अपने गांव के टूटे हुए रूप पर चंद्रकांत कहता है कि मेरा गांव अद्भुत है। जहां जहां ऊंची जाति वालों के गांव हैं, खास करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों के, वहां वहां यही हाल दिख रहा है। सभी भीतर से टूट रहे हैं, बाहर से गरज रहे हैं, सारे मूल्य हाथ से छूटते जा रहे हैं, कहीं कुछ सूझता नहीं। इन्हें वे केवल अपने स्वार्थ को देख रहे हैं। शहरों से बदतर हो गए हैं। नीचता, पूर्ण झगड़े, टंटे, लूटपाट, मारपीट, फूका फाकी, चुगली, निंदा, यही तो गांव में रह गया है। रघुनाथ और फेकू बाबा में भी मटर के खेत के कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं। सतीश पंचायत में उन्हें दंड भरने के लिए कहता है। बदमी गर्भवती हो जाती है। उसका सौतेला भाई मूर्तिया उसे मार मार कर पूछता है, किंतु वह किसी की बात नहीं सुनता। मार मार कर उससे पूछता है कि यह पाप किसका है। बदमी का पिता भजन रोता है और मूर्तिया को समझाता है, किंतु वह किसी की बात मूर्तिया जो है वह नहीं सुनता है। दीनदयाल, सतीश, रघुनाथ आदि लोगों के सामने मूर्तिया बदमी से बाप का नाम पूछता है और उसे मारता है।
उसी समय कुंजू भी आता है और बदमी को बचाता है। लोगों से कहता है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। वह बदमी को लेकर गांव और खेत खलियान से दूर चला जाता है। सतीश उन्हें रोकना चाहता है, परंतु वह रुकता नहीं है। शारदा इंट्रेंस की परीक्षा देने गोरखपुर जाती है। तब वह मास्टर उमाकांत के साथ गोरख मंदिर भी जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं। शारदा मास्टर जी के रंग रंग कर लाल लाल बहक जाती है। मास्टर उमाकांत दीनदयाल जी को शारदा और उससे शादी के सिलसिले में चिट्ठी लिखते हैं, तो वे बौखला जाते हैं और मास्टर को छोटी जात का बताते हैं। लेकिन शारदा की चाची उन्हें हकीकत बताती है, तो वे मान जाते हैं। एक दिन बगीचे के पास गुजरते हुए कोई गड़ासे से सतीश पर वार कर देता है। गड़ासा सतीश की बाह पर लगता है। रामधनिया डॉक्टर लाता है, वो मरहम पट्टी करते हैं। इलाज के लिए सतीश के पास पैसे नहीं है, लेकिन रामधनी कहता है कि आप पैसों की चिंता न करो। गुरदीन, जगपतिया, गांव के हरिजन, धोबी, तेली, मास्टर, पुलिस सभी आते हैं, परंतु तिवारीपुर के तिवरिया में से कोई नहीं है। गांव का दर्द बढ़ जाता है। जग्गू हरिजन आता है, वो कहता है कि अरे बाबा, ये कोई गांव है? आप जैसे देवता आदमी को मारने में राक्षस को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन सतीश कहता है कि गांव टूट गए हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था, वह ऐसे गांव के लिए नहीं था। पूरा देश खाने पीने में लगा है। बांध जगह जगह से कट रहा है। नदी का पानी बढ़ रहा है। हाँ, टूट रहा है। यहाँ का जल टूट रहा है। धारा से धारा बिछुड़ रही है। लहरें से लहरें टूट रही है। बांध बंद रहे हैं, लेकिन टूटता नहीं, जो जल को संयंत्र कर एक दिशा में प्रवाहित करे। बांध जगह जगह दरक रहा है और जल टूट रहा है, टूट रहा है। इसी समय सतीश का छोटा भाई चंद्रकांत घर आता है और अपने IAS होने का खबर सुना। सतीश उसे गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सारे गांव में हल्ला होता है कि चंद्रकांत कलेक्टर होकर आया है। कितने लोग अविश्वास प्रकट करते हैं, कितने लोग विस्मय से दौड़े सतीश के घर की ओर आते हैं कि देखे कलेक्टर कैसा होता है। सतीश के यहाँ काफी भीड़ लग जाती है। उसे चोट लगी थी तो कोई पूछने नहीं। और आज इतनी भीड़, सचमुच जवार के लोगों में बिखराव है, क्रांति की भावना है, किंतु हर चिंगारी बिखरी हुई है। एकता का अभाव है, लोग टूट रहे हैं, सहृदयता नष्ट हो रही है। ठीक राप्ती के टूटे जल के समान, जो बाढ़ का सूचक अर्थात मानव सृष्टि के विनाश का सूचक। अस्तु, जल टूटता उपन्यास ग्राम जीवन के संबंधित राजनीतिक दबाव में उभरने वाले समाज के असली रूप को अत्यंत सशक्तता से व्यक्त करता है। इसमें स्वतंत्र भारत की ग्रामीण संस्कृति के बिखराव के विविध रंग की पहलुओं का उद्घाटन हुआ है। उपन्यास की कथा ग्रामीण अंचल की बिखरती सांस्कृतिक निष्ठाओं का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। मिश्र जी ने छत छत होती सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति का चित्रण करने के साथ साथ दीनदयाल, दल सिंह, राम कुमार, भूपेंद्र, दौलत राय के माध्यम से बिखरती सांस्कृतिक निष्ठा को बड़े ही अत्यंत मार्मिक तथा सजग रूप से हमारे सामने रखा है। रामदर्श मिश्र जी का तीसरा उपन्यास है, वो है बीच का समय। उसे आदिम राग के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों ने इसे लघु उपन्यास के रूप में माना है। अन्य उपन्यासों की तुलना में बीच का समय उपन्यास का कथानक भिन्न है। उपन्यास में एक शिक्षक और छात्रा के साहचर्य को बताया है। यह साहचर्य धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित होता है। उपन्यास में प्रोफेसर शील और रीता के काम संबंधों के संदर्भ में भी बताया गया है, किंतु नैतिकता इन सारी चीजों को आगे बढ़ने से रोकती है। उपन्यास के आरंभ में रीता और शील की मुलाकात बस स्टैंड पर होती है। शील को रीता के संपर्क में आने से हिचकिचाहट होती है। रीता शुरू से ही शील को अपनी ओर आकर्षित करती है। शील की यह उलझन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शील के शब्दों में, सांप के मस्तक पर चिपकती कौड़ी की तरह मुझे पकड़े पकड़े घूम रही है और मैं चाहते हुए भी नहीं छूट पा रहा।
शील भले ही रीता के निकट आता है, किंतु उसको अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का बोध होता है। वह सोचता है कि जो वह कर रहा है वह सही नहीं है। वह एक शादीशुदा व्यक्ति है। भले ही उसे अपनी बीवी की स्मृतियों से भी घृणा आ जाती है, किंतु वह अपनी जिम्मेदारियों को नकारता नहीं। शील अपनी बीवी को गांव छोड़कर कई कई सालों तक गांव नहीं जाता। वास्तव में शील केवल अकेलेपन का शिकार है। उसे केवल एक साथी चाहिए। रीता भावनात्मक स्तर पर पहुंचकर शील के बारे में सोचती है। उसे शील का साथ तो चाहिए, किंतु कहीं न कहीं उसे हिचकिचाहट भी महसूस होती है। शील अपने कमजोरियों व दुर्बलताओं को भली भांति जानता है, इसलिए रीता को चाहकर भी नहीं अपना सकता। मिश्र जी ने उपन्यास के माध्यम से उदात्त प्रेम का वर्णन किया है। वे कहना चाहते हैं कि जो काम भावना के शिकार होते हैं, उनकी मर्यादाएं उन्हें गलत काम करने से रोकती है। उपन्यास में अन्य बातों के साथ ही गुजरात की आधुनिकता के बारे में भी बताया है। लड़की होने के बावजूद रीता को काफी स्वतंत्रता प्राप्त है। गुजरात शहर में रहने के कारण वह एक स्वच्छंद आधुनिक नारी के रूप में उपन्यास में चित्रित की गई है। इस उपन्यास की तरह मिश्र जी के अन्य उपन्यासों में भी प्रेम का उदात्त रूप ही चित्रित किया गया है। जैसे बेजू और बिंदिया, कुंजू और बदमी, इनका प्रेम भी उपन्यास में उदात्तता की पहचान है। मिश्र जी का अगला जो उपन्यास है वो है सूखता हुआ तालाब। सूखता हुआ तालाब मिश्र जी का लघु किंतु सुप्रसिद्ध उपन्यास है। मिश्र जी ने उपन्यास के माध्यम से समाज की राजनीति का आईना प्रस्तुत किया है। उपन्यास में शिकारपुर गांव की कूटनीति, राजनीति, गरीबी, लाचारी आदि का यथार्थ स्वरूप चित्रण किया है, जो कि गांव के पतन का कारण है। उन्होंने अंधविश्वास की समस्या को भी समाज की बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया है। मिश्र जी ने उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिकारपुर गांव की समस्या को बताया है। उपन्यास में मुख्य समस्या चुनाव, जातिवाद की है, भोज भात और अंधविश्वास की है। गांव में शुरू से ही दलबंदी को बताया गया है। गांव में दो दल बने हैं। एक दल में वे लोग हैं जो गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं, दूसरों को लूटते हैं। इनमें है धर्मेंद्र, शिवलाल और श्यामदेव। दूसरा दल है देव प्रकाश, जयराम, रविंद्र आदि का, जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं। उपन्यास की शुरुआत में धर्मेंद्र की खराब नीयत को उद्घाटित किया गया है कि किस प्रकार धर्मेंद्र देवव्रत को भड़काता है। वह कहता है, आपको धोखा दिया गया है। आप देव प्रकाश के यहाँ अपना लड़का ब्याहने आए हैं। आपको पता नहीं, अवतार कुछ दिन पहले एक पासिन के साथ आशनाई करते पकड़ा गया था और पीटा गया था। उसी की लड़की के साथ आप लड़का ब्याहने आए हैं। सारे पट्टीदारों में उसके यहाँ से संबंध तोड़ दिया है। आपको इसकी सूचना दी गई थी क्या? गांव में सरपंच के चुनाव के लिए गहमा गहमी छाई रहती है। ऐसे समय में देव प्रकाश का वोट बहुत मायने रखता है। देव प्रकाश जिधर वोट डालेगा वही जीतेगा। देव प्रकाश अपना वोट नारायणपुर के शंकर को देता है। शंकर सरपंच के चुनाव में विजयी घोषित होता है, लेकिन गांव की गंदी राजनीति तथा वहां के लोगों के स्वभाव के कारण वह गांव छोड़कर चला जाता है। मिश्र जी ने अपने उपन्यासों में अंधश्रद्धा, राजनीति, भोज भात की समस्या, छूत अछूत की समस्या, जातिवाद की समस्या आदि का चित्रण किया है। उपन्यास में और भी ऐसे कई प्रसंग हैं जो पाठक को उपन्यास पढ़ने के लिए मजबूर करता है या प्रेरित करता है। मिश्र जी का अगला जो उपन्यास है वो है अपने लोग। सन 1976 में प्रकाशित यह लेखक का 5वां उपन्यास है। रामदरस मिश्र जी ने अपने लोग उपन्यास के माध्यम से मनुष्य के मन की पीड़ा बताई है। इस उपन्यास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। उपन्यास में प्रमोद, जो कि एक मुख्य पात्र है, वह दिल्ली के गोरखपुर से आता है और नौकरी के लिए। प्रमोद का गहरा रिश्ता है गोरखपुर से। उसके बचपन की यादें जुड़ी हुई है गोरखपुर से। कुछ ही दूरी पर प्रमोद का गांव भी है। प्रमोद गोरखपुर के शंकर महाविद्यालय में काम करता है। महाविद्यालय की राजनीति और गंदे विचारों को देखकर प्रमोद अत्यंत शुद्ध होता है। वह सोचता है कि इतने पवित्र स्थल पर भी लोग इतनी घटिया किस्म की सोच कैसे रख सकते हैं।
प्रमोद को महाविद्यालय में चोट लग जाती है। प्रमोद के पिताजी प्रमोद को देखने आते हैं। अपने साथ रमेश की पत्नी और उसके बच्चों को भी लेकर आते हैं। रमेश की बहू को कुछ बीमारी है, उसे इलाज के लिए प्रमोद के घर ले आते हैं। ना चाहते भी प्रमोद को यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रमोद की पत्नी संज्ञा घर के सारे कामों को दिन भर करती रहती है। रमेश की पत्नी बहाना बनाकर दिन भर बैठी रहती है। प्रमोद की पत्नी सारों कामों का करना अपना कर्तव्य समझती है, इसलिए दिन भर कार्य में व्यस्त रहती है। प्रमोद ये सारे दृश्य देखकर दुखी होता है। ठीक होने पर भी दुलारी गांव नहीं जाना चाहती है, क्योंकि जो सुविधाएं उसे यहाँ मिल रही है वह गांव में नहीं मिलेगी। उपन्यास में और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रमोद को गहरे प्रभावित करती है, जैसे रामविलास को देखकर स्कूल से निकाल देना, वह भी बिना किसी कारण के। बी लाल, मंजरी से प्रेम और मंजरी की माँ को की गंदी सोच, प्रमोद के मित्र की खराब मानसिक स्थिति और कॉलेज में आए दिन भ्रष्ट राजनीति आदि ऐसी घटनाएं हैं जो प्रमोद को अंदर ही अंदर खाए जाती है। प्रमोद सोच में पड़ जाता है कि जब दिल्ली में था तब अपने लोगों की याद आती थी, अब जब लोगों के बीच रहकर वह स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसे पराया जैसा महसूस हो रहा है। इस तरह लेखक ने उपन्यास के माध्यम से आधुनिक युग के स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में बताया है। रामधनुष मिश्र जी का अगला उपन्यास है, वह है रात का सफर। रात का सफर उपन्यास में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो विवाह के पश्चात अकेले जीवन बिताने के लिए विवश है। उपन्यास की नायिका ऋतु के माध्यम से लेखक ने अपने आप को आधुनिक बताने वाले दिनेश के कुकर्म के बारे में बताया है। दिनेश का पिता अपने बेटे के चाल ढाल के बारे में जानकारी होने के बावजूद दहेज के लालच में दिनेश का विवाह ऋतु से कर देता है। दिनेश भी अपने गहरे रिश्ते के बारे में ऋतु के पिता से कुछ नहीं बताता या ऋतु से भी कुछ नहीं बताता। ऋतु ससुराल में नौकरानी की तरह सारा काम करती है। ऋतु के पिता ऋतु से मिलने उसके ससुराल आते हैं। ऋतु की दशा देखकर वे अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और ऋतु को कुछ दिन के लिए दिल्ली ले जाते हैं। ऋतु अपने पिता को दिनेश के संबंध में बताती है। दिनेश को वे दिल्ली बुलाते हैं। कुछ दिन के लिए ऋतु की जिंदगी में बाहर आ जाती है, किंतु बार बार दिनेश ऋतु से झूठ बोलता है। दिनेश की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऋतु स्वयं दिनेश की डिस्पेंसरी जाती है और ऋतु के सामने से झूठ का पर्दा उसी दिन हट जाता है। वह देखती है श्यामा, जो कि एक नर्स है। दिनेश का रिश्ता उसी श्यामा से है। ऋतु उसी वक्त दिनेश से कहती है कि मैं उस श्यामा नामक औरत की छाया भी नहीं सहन कर सकती। लेखक ने ऋतु के माध्यम से नारी की अस्मिता को बल प्रदान किया है। रामधनुष मिश्र जी का अगला उपन्यास है, वह है आकाश की छत। आकाश की छत उपन्यास सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह लघु उपन्यास है, फिर भी अपने आप में अत्यंत अर्थपूर्ण है। उपन्यास की शुरुआत में बाढ़ का चित्रण किया गया है। यश उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह दिल्ली के एक मोहल्ले में रहता है। एक दिन उस मोहल्ले में अचानक बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के परिवेश में यश एक मकान में अकेला रहता है। पानी के स्तर बढ़ने के कारण यश मकान से निकलकर छत पर चला जाता है। छत पर लेटे लेटे वह अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगता है। यश के दो बड़े भाई हैं, राम और बद्री। पिता की मृत्यु के बाद यश को बद्री का प्रेम मिला, किंतु राम यश को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। यश की पढ़ाई के लिए बद्री सेठ के यहाँ नौकरी करने लगता है। यश पूरी लगन से अपनी पढ़ाई करता है। एक दिन अचानक उसे खबर मिलती है कि बद्री की मृत्यु हो गई है। इस घटना को वह सह नहीं पाता है। उसी दिन से वह वास्तव में अकेला हो जाता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए परेशान हो रहता है। तभी उसकी मुलाकात कामरेड और रूपमती से होती है। वे यश को अपनी पढ़ाई पूरी करने का सुझाव देते हैं। मिश्र जी ने अपने उपन्यास में समाज की सच्चाई को दिखाया है कि अकेले व्यक्ति को समाज में रहने के लिए कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यश अकेला होते हुए भी अपनी पढ़ाई की यात्रा पूरी करता है। स्टेट बैंक में एक ऑफिसर की पदवी पर कार्य करता है। यश के जीवन में पिताजी, बद्री भैया, रूपमती, कामरेड जगत
और राधा की माँ का लगाव बहुत मायने रखता है, उसे और जो उसे आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान करता है। मिश्र जी का अगला उपन्यास है वह है बिना दरवाजे का मकान। यह मिश्र जी का 8वां उपन्यास है। बिना दरवाजे का उपन्यास बिना दरवाजे का मकान उपन्यास में मिश्र जी ने सर्वहारा या शोषित वर्ग की मुसीबतों को दीपा के माध्यम से बयां किया है। दीपा उपन्यास का केंद्र बिंदु है। किस तरह एक औरत दुनिया की बुरी नजर से अपनी इज्जत और अपने घर को बचाती है, उसके बारे में बताया। यही उपन्यास का केंद्र में इस कथा को रखा गया है। उपन्यास की दीपा एक कर्मशील पतिव्रता पत्नी है जो पूरे लगन से अपने परिवार का देखरेख करती है। पति के अपाहिज होने के बाद दीपा अकेले ही सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। दीपा महार की लड़की होने के बावजूद उच्च वर्ण के परिवार के बच्चों की तरह पढ़ने पढ़ाने की लालसा रखती है। वह स्कूल में दाखिला भी लेती है, लेकिन रूपन सिंह जैसे लोगों के कारण उसकी पढ़ाई बीच में ही बंद कर दी जाती है। उसका विवाह बहादुर से कर दिया जाता है। ससुराल में अत्याचार के कारण बहादुर उसे दिल्ली शहर में ले आता है। कुछ दिनों के बाद बहादुर एक दुर्घटना का शिकार होकर अपाहिज हो जाता है। दीपा दिन रात मेहनत करके अपने पति का इलाज करवाती है। मेहनत मजदूरी करने के बाद भी दीपा की जिंदगी दिन ब दिन बदतर बनती जा रही है। खुद का घर बनवाने के लिए लोगों से दीपा कर्ज लेती है। कर्ज समय पर न चुकाने के कारण मालिक मालकिन उसे बुरा भला सुनाते हैं। पति के अपाहिज होने के कारण लोग उसे गलत नजरों से देखते हैं। दीपा को पहले पैसे का लालच देकर उसे अपनाना चाहते हैं, किंतु गलत मार्ग से पैसे कमाना और दुष्ट व्यक्तियों की सहायता लेना उसके उसूलों के खिलाफ है। वह अन्य औरतों जैसी फालतू बैठकर एक दूसरे से कानाफूसी नहीं करती, अपने काम से काम रखती है। कठिन से कठिन समय में दीपा अपनी हिम्मत नहीं हारती। दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। घर के मालिक से उधार लेकर एक मकान तो बना लेती है, लेकिन दरवाजा लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं जुटते। दीपा की कई इच्छाएं हैं कि वह माँ बने, उसके घर में दरवाजा लग जाए, लेकिन वह लालसा मन तक ही सीमित रहती है। पति की बीमारी के कारण न तो वह माँ बन सकती है और न ही उसके घर में दरवाजा लग सकता है। दीपा कहीं न कहीं बसंत को पसंद करती है। वह अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार भी हो जाती है। दीपा को शारीरिक भूख बार बार सताती है, किंतु केवल शारीरिक भूख के कारण ही वह बसंत को पसंद नहीं करती, बल्कि और भी ऐसे कई कारण हैं। मिश्र जी ने अपने उपन्यास में गरीबी का यथार्थ चित्रण किया है। गरीबी के कारण एक औरत अपनी जिंदगी में कई समस्याओं का सामना करती है, जिसे उपन्यास में बड़ी ईमानदारी से बताया गया है। मिश्र जी का अगला उपन्यास है वो है दूसरा। मिश्र जी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जो है वो अहमदाबाद में बिताए। उन्हीं बिताए हुए वर्षों में उन्होंने भारतीय लोगों के सामान्य जीवन को देखा, परखा और उसी को अपने दूसरा घर उपन्यास में स्थान दिया। उपन्यास का नायक एक स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता है। स्वयं की जिम्मेदारियों को बड़ी ही मुश्किल से पूरा कर पाता है। उस पर से गांव से भी पैसों की मांग होती रहती है, जिसे पूरा कर पाने में वह असमर्थ है। शंकर के और भी कई मित्र हैं। वह देखता है कि सभी को कोई न कोई परेशानी है, सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पारस भैया जो उनके गांव के हैं, जब देखो तब पैसा कमाने के चक्कर में ठीक से भोजन भी नहीं करते हैं। उपन्यास में हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगों के बारे में भी बताया गया है। दंगों में रजिया और शोभा का अपहरण हो जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। कुछ दिन में शोभा आ जाती है, किंतु रजिया नहीं आती है। रहमान का शक कई लोगों पर जाता है, किंतु खुलकर किसी को कुछ नहीं कहता। कई दिनों बाद रजिया भी घर आ जाती है। उपन्यास में बताया गया है कि एक अनजान शहर में कभी कभी पराये भी अपने बन जाते हैं। जब शंकर को पता चलता है कि डॉक्टर गौतम की नियुक्ति प्रयाग के विश्वविद्यालय में हो चुकी है, तो उसे बड़ा ही दुख होता है। उसे लगता है कि अनजान शहर में गौतम उसके लिए बहुत बड़ा सहारा है। इस प्रकार गौतम, शंकर, विनोद, कमलेश और कई ऐसे लोग हैं जिसे
दूसरे शहरों में अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए घर की इच्छा है। मिश्र जी ने इस उपन्यास में इन्हीं आवश्यकताओं का चित्रण किया है। थकी हुई सुबह रामदरस मिश्र जी का अगला उपन्यास है। उपन्यास में मिश्र जी ने लक्ष्मी के जीवन के उतार चढ़ाव का चित्रण किया है। लक्ष्मी उपन्यास की मुख्य पात्र है। लक्ष्मी अपने अतीत को याद करती है। अतीत में उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। शुरू से ही लक्ष्मी के जीवन में अभाव रहा है और अभाव को लक्ष्मी अपनी पढ़ाई से देखती है। उसके माता पिता उसे 8वीं तक पढ़ाते हैं। बाद में उसका विवाह वकील साहब के बेटे सागर से तय कर देते हैं। शादी के बाद भी लक्ष्मी की जिंदगी में केवल दुख और अभाव ही आता है। वकील साहब ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह कर लिया है, जो कि उम्र में वकील साहब से काफी कम। सागर और वकील साहब की पत्नी, जो पद में सागर की मां लगेगी, उन दोनों के अनैतिक संबंधों को बताया है। इस बात का पता चलने पर वकील साहब जल्दबाजी में सागर का विवाह लक्ष्मी से कर देते हैं। लक्ष्मी जब ससुराल में आती है, तब सास और बहू में सहेली जैसा संबंध हो जाता है। एक दिन लक्ष्मी को भी अपनी सास के अनैतिक संबंध का पता चल ही जाता है। फलस्वरूप वकील साहब और सागर में बहुत कहासुनी होती है और सागर घर छोड़कर चला जाता है। कुछ दिनों बाद वकील साहब की भी मृत्यु हो जाती है। तिरही के बाद घर की संपत्ति को लेकर विवाद प्रारंभ होता है। लक्ष्मी अपने गांव वापस आती है और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है। मास्टर जी के कहने पर लक्ष्मी को नॉर्मल ट्रेनिंग का जिम्मा रामधन मिश्र उठाते हैं। रामधन लक्ष्मी की बहुत मदद करते हैं। उसी दौरान लक्ष्मी की मां की भी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मी के मना करने पर भी रामधन अपना समझकर लक्ष्मी की मदद करते रहते हैं। रामधन की पत्नी उमा लक्ष्मी को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाती है, उसे अपशब्द भी कहती है, किंतु लक्ष्मी उसे कुछ नहीं कहती है। लक्ष्मी और रामधन के बीच निकटता का संबंध स्थापित हो जाता है। एक दिन रामधन को किसी ने गोली मार दी और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन से लक्ष्मी बहुत अकेलापन महसूस करती है। अचानक सागर भी उसी समय अवतरित होता है। जो सपने सागर को लेकर उसे संजोए थे, वह पूरे नहीं हो पाते। वह सागर के साथ रहने से मना कर देती है। उमा जी की मृत्यु का समाचार मिलने पर वह अनजाने ही मन कहती है, चली गई मेरी सर। इन्हीं सारी बातों को लेकर लक्ष्मी सोचती रहती है और जब सुबह होती है तो वह अपने को बहुत ही थका हुआ महसूस करती है। पूरी कथा पूर्वदीप्त शैली पर आधारित है। मिश्र जी ने नारी की समस्याओं तथा समाज की कटु सच्चाई को लक्ष्मी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। 20 बरस उपन्यास मिश्र जी का 11वां उपन्यास है। 20 बरस उपन्यास में मिश्र जी ने गांव के बदलते हुए स्वरूप को बताया है। किस प्रकार शहर की चकाचौंध ने गांव के लोगों को प्रभावित किया है और इसे लेखक ने बड़ी ईमानदारी के साथ यथार्थ रूप में हमारे सामने रखा है। उपन्यास के जो नायक है वो है दामोदर। दामोदर 20 बरस बाद अपने गांव लौटते हैं। गांव लौटते समय बहुत सारी आशाएं, खुशियों की उम्मीदें वे करते हैं, लेकिन जब वो गांव आते हैं तो बिल्कुल उसके विपरीत पाते हैं। वे देखते हैं कि गांव में भी पहले से काफी हद तक सुधार हुआ है। जैसे शहर या कस्बों से गांव तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। लोग अब दूसरों से ज्यादा अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं। गांव में त्योहारों को मनाने का अपना एक अलग ही अंदाज हुआ करता था, किंतु अब वे त्योहारों और परंपराओं के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। दामोदर को मंजुल बताते हैं कि इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों की फसलों को नुकसान न हो। अब उन्हें अपने 30 त्योहारों के प्रति आदर भाव नहीं रहा है। होली जैसे त्योहार के समय पर भी लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया है। उपन्यास में लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति को बताया गया है कि इन लोगों की सोच केवल अपना काम निकलवाने से ही है। दामोदर जब अपना आखिरी दिन गांव में बिताते हैं, तभी उनसे मिलने के लिए कई लोग आते हैं। उस मिलने में केवल स्वार्थ को बताया गया है। जो मंदिर के नाम पर पैसे ऐंठते हैं, जो उनसे सूद पर पैसे मांगने आते हैं, नेता नुमा व्यक्ति जो दामोदर के जरिए प्रेस के माध्यम से अपना प्रचार करवाना चाहते हैं, आदि ऐसी घटनाएं हैं जिसे दामोदर देखकर क्षोभ महसूस करते हैं। उपन्यास में निम्न वर्ग के साहस के बारे में बताया है।
उसे विकास के बारे में बताया गया है। मंजुल के द्वारा ऊंची जाति के प्रति विद्रोह, जो दलितों पर अत्याचार करते हैं, जो उन्हें इस्तेमाल करना करना जानते हैं। नारी शिक्षा और साहस को मिश्र जी ने उजागर किया है। जो कार्य गांव के पुरुष करने से कतराते हैं, वो कार्य वंदना जैसी नारी कर दिखाती है। मिश्र जी गांव की स्वार्थपरता, आधुनिकता के नाम पर गलत कार्य करना, गांव की बदलती सोच को अपने उपन्यास में बताया। मिश्र जी का अगला उपन्यास है, वह है परिवार। मिश्र जी ने उपन्यास में एक ऐसे आदर्श परिवार को दिखाया है। परिवार के परिवार में के उपन्यास में कुल 4 सदस्य हैं। काशीनाथ, उनकी पत्नी सत्या और शंकर, चारों ही आदर्शता का पालन करते हैं। काशीनाथ अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनकी पुत्री सत्या हमेशा सच का पक्ष लेती है। सत्या को यह देखकर बुरा लगता है कि उसके बाबूजी के पिताजी और भाई उनका गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। वे काशीनाथ का शोषण करते हैं। सत्या अपने भाई शंकर को बहुत प्यार करती है। शंकर से कुछ लोगों की मारपीट हो जाती है, जिसके कारण शंकर को काफी चोट भी लगती है। सत्या उसकी खूब सेवा करती है। अपनी माँ को भी वो गांव से बुला लेती है। काशीनाथ दूसरों पर अपनी खूबियां न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने जीवन में काशीनाथ ने कभी भी किसी तरह का किसी से भी स्वार्थ नहीं समझा, केवल दूसरों के हित के बारे में ही सोचा है। सभी लोग उनकी सराहना भी करते हैं। लोग कहते भी हैं कि अरे, देवता है पंडित जी, हर आदमी के सुख दुख में साथ देने वाले ऊंचे इंसान हैं। सबका काम बड़े प्यार से करते हैं, बड़े बाबू हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं। सत्या जब गर्भवती थी तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब उसे बहुत दुख होता है और साथ ही अपने पिता के प्रति आक्रोश भी। वह उनको ही माँ की मृत्यु का उत्तरदायित्व मानती है। उसे लगता है कि यदि माँ को पिताजी ने गांव नहीं भेजा होता तो शायद कि उसकी माँ जीवित होती। काशीनाथ जी दूसरों की गहरी समस्या को बड़ी सहजता से सुलझा लेते थे। काशीनाथ जी ने केवल अपने ही परिवार को परिवार नहीं समझा, बल्कि दूसरे परिवार को भी अपना माना है। ये अभी तक हमने रामदरस मिश्र जी के उपन्यासों पर बात की। रामदरस मिश्र जी के कई कहानी संग्रह भी हैं, जैसे कि खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, अपने लिए, आज का दिन, विरासत और भी कई कहानियां हैं, जैसे कि भैया, पानी, हद से हद, बसंत का एक दिन, लड़की आदि। रामदरस मिश्र जी के द्वारा कई निबंध भी लिखे गए हैं। निबंध संग्रह है जिसके नाम है कितने बजे हैं, बबुल और कैक्टस, घर और परिवार। रामदरस मिश्र जी के कई समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। मिश्र जी के द्वारा लिखी गई जो समीक्षा ग्रंथ है वो है हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी समीक्षा स्वरूप और संदर्भ, छायावाद का रचनात्मक, हिंदी कविता आधुनिक आयाम। कई उनके द्वारा संपादित ग्रंथ भी लिखे गए हैं। इस तरह से रामदरस मिश्र जी के यदि हम रचना काल को देखें तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी श्रृंखला के रूप में हम पाते हैं। मैंने अपनी बात रामदरस मिश्र जी के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर अपनी बात कही। मैं एक बार फिर से महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और साथ ही डॉक्टर मनीष मिश्र जी को भी धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हार्दिक धन्यवाद।